इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया तरीके से चुनाव का वक्त है, चुनाव का साल है और इस समय सभी यूनियनें अपनी तैयारी पर हैं, जोर शोर से तैयारी पर हैं। कुछ नए संगठन ऐसे आए हैं जिन्होंने कोई कर्मचारियों के लिए काम नहीं किया है, वो भी अपनी किस्मत आजमाने के उद्देश्य आए हैं और रेल कर्मचारियों की क्या क्या समस्याएं हैं, तो इन सब को लेकर आज हम आए हैं AIRF ऑफिस के अंदर। और हमारे बीच में ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने कभी झुकने का नाम नहीं लिया, वो अपने काम पर विश्वास रखते हैं और काम कर्मचारियों का बड़े पैमाने पर करते हैं और आए दिन कर्मचारियों के बीच में रहते हैं। उन्हें किसी की चापलूसी से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों का काम। आइए हमारे बीच में ऐसी शख्सियत हैं जो NRMU के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, SK त्यागी जी। सर, आपका चैनल में आपका नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्कार आप सबको भी। सर, आपका पूरा जीवन चुनाव में ही निकला जा रहा है और कर्मचारी जब आपसे मिलते हैं बड़े खुश होते हैं और आप प्रत्येक कर्मचारी को ऐसा आश्वासन नहीं, अभी हम बैठे थे तो लग रहा था कि भाई मेरा जितना कर्तव्य था मैंने कर दिया और आपका काम कंपलसरी हो जाएगा। तो सर, अब जो चुनाव है, क्योंकि चुनाव एक ऐसी चीज़ है कि सामने वाले से बड़ा डर लगता है कब किस तरीके से पासा पलट जाए, तो उनको लेके, चुनाव को लेके आपका किस तरीके से तैयारी है? देखिए, मैंने आपसे पिछली बार भी चर्चा में कहा था कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और इसकी जो यूनियन है, वो जब अंग्रेज़ों का शासन था तो AIRF अकेला था और पूरी ज़िंदगी जब तक आज़ादी नहीं मिली तब तक AIRF ने 1924 से लेकर के 1947 तक अकेले रेल कर्मचारियों की नुमाइंदगी की। उस समय कंपनी की रेलवे थी, कोई स्टेट की रेलवे थी, उन सब के कम से कम जो ज़्यादातर हिंदुस्तान के जो कर्मचारी थे उनकी बेहतरी के लिए बहुत काम किया। जो काम अंग्रेज़ नहीं कर पाए वो काम 1947 में आज़ादी मिलने के बाद जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने पहली बार कांग्रेस के, तो उन्होंने वो काम सबसे पहले किया। 1948 में उन्होंने रेल कर्मचारियों के जो एकजाई संगठन था AIRF, इसकी एकता को तोड़ते हुए एक और नया संगठन खड़ा कर दिया और वो कांग्रेस का अपना संगठन था। और 1949 में उसको बगैर किसी जांच पड़ताल के, बगैर किसी खतो किताबत के सीधे सीधे मान्यता दे दी। उसी समय से ऑल इंडिया रेल फेडरेशन और इसकी यूनियनें मांग कर रही हैं कि रेल प्रशासन सिर्फ उन्हीं यूनियनों को और फेडरेशन को मान्यता दे जिनको रेल कर्मचारी चाहें। इसकी जांच तो एक ही तरीके से हो सकती है, वो है या तो रेफरेंडम कराया जाए, चुनाव कराया जाए, या फिर चेक ऑफ सिस्टम से उनकी मेंबरशिप कराई जाए। जी, तो इसीलिए अभी भी हमारी मांग मानी गई। पहले 2002 में फिर अटल बिहारी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध यूनियन को भी रेलवे में मान्यता देने का काम किया था, जिसको लेकर के हम लोग कोर्ट में गए और कोर्ट ने आदेश जारी किया कि नहीं, आप ऐसे मान्यता नहीं दे सकते और चुनाव कराइए। वो लोग फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो हमारा वर्जन था उसको माना और मानने के बाद में 2007 में पहली बार नवंबर के महीने में चुनाव हुए और नॉर्दर्न रेलवे पर अकेली नॉर्दर्न रेलवे मैनेजमेंट यूनियन जीत करके आई और कोई संगठन जीत नहीं पाया। उसके बाद 2013 में फिर चुनाव हुए और 2013 के चुनाव में फिर नॉर्दर्न रेलवे मैनेजमेंट यूनियन पहले नंबर पर रही और ऑल इंडिया फेडरेशन भी, जिससे संबद्ध ये यूनियन है, वो भी पहले नंबर पर रही। हमें आज भी कोई डर नहीं है, बिकॉज कि हम लोग हमेशा से रेल कर्मचारियों के बीच में रहते हैं और उनकी सेवा उनके जन्म से लेकर के, और इसको बुरा नहीं मानेगा, मृत्यु के पश्चात तक भी करते हैं। उसके बाद उनके आश्रित बच्चों को नौकरी दिलवाने का काम करते हैं, उनके परिवार को जो सुख सुविधाएँ मिलनी चाहिए उनको दिलवाने का काम करते हैं। कोई अगर दुर्भाग्य से किसी की मृत्यु ड्यूटी करते हुए हो जाए तो उसको भी हम लोग जो है कंपनसेशन दिलवाने का काम, एक्सग्रेशिया पेमेंट कराने का काम टाइम से हो जाए, इसको इंश्योर करने का काम करते हैं। और जो भी उसमें नियमों में, कानूनों में सुधार होना चाहिए उसको AIRF हमेशा उठाता है उच्च स्तर पर और उनका निराकरण कराने का काम कर रहा है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि चूँकि ये अपनी रेल कर्मचारियों की यूनियन है, ये किसी राजनीतिक पार्टी की यूनियन नहीं है, किसी बाहर की एजेंसी की यूनियन नहीं है बनाई हुई, रेल कर्मचारियों ने इसको बनाया है और वही इसको चला रहे हैं। इसलिए हम लोग को पूरा विश्वास है जहाँ भी हम जाते हैं
रेल कर्मचारियों का पूरा प्यार, पूरा स्नेह, पूरा सपोर्ट हम लोग को मिल रहा है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो चुनाव होने वाला 4, 5, 6 दिसंबर को, इसमें भी हमारी यूनियन बहुत अच्छी तरीके से जीत करके सामने आएगी और ये भी संभावना है कि एकल यूनियन के रूप में मान्यता मिले हमारी यूनियन को। सर क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव है वो सीक्रेट बैलेट पेपर से होगा? हाँ, वो तो पहले भी बैलेट पेपर से ही हुआ था और इस बार इस बैलेट पेपर से ही होगा। तो सर ये टोटल जो वोट है कर्मचारियों का, ये आपके पास तो वोटर लिस्ट वगैरह सब आ गई होगी, तो हाँ, टोटल वोट कितना है? एग्जैक्ट फिगर इस समय मेरे को याद नहीं है नॉर्दर्न रेलवे की, वो करीब 1.25 लाख से ऊपर है और सबका वोटर लिस्ट मिल गई है। और हर शाखा को हम लोगों ने उस शाखा के कार्यक्षेत्र में जितने कर्मचारी हैं जी, उनकी वोटर लिस्ट की प्रति उनको दे दी गई है और हमारे साथी जो है हर एक रेल कर्मचारी से संपर्क कर रहे हैं, मिल रहे हैं और उनसे निवेदन भी कर रहे हैं कि भाई आप हमें वोट करके जिताने का काम करें, क्योंकि आपकी अपनी यूनियन है और इस यूनियन को आप जिताइएगा, तभी रेल कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित रह सकेगा। अगर ऑल इंडिया रेल फेडरेशन जैसा मजबूत संगठन नहीं होता, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन जैसी यूनियन नहीं होती, तो पिछली सरकारों ने ही प्रयास किया था कि इसका निजीकरण कर दिया जाए रेलों का। जी, आपको शायद याद हो या ना याद हो, आलूवालिया साहब जो वाइस चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के, उन्हें 2 बार पत्र लिखा तत्कालीन सरकार को, जब कांग्रेस की सरकार थी, कि भारतीय रेलों को निजी हाथों में क्यों नहीं दिया जा सकता, जबकि दुनिया की बहुत सारी रेलें निजी क्षेत्र में काम कर रही हैं। लेकिन ये IRF का डर था, इसकी मजबूती थी, इसके कर्मचारियों की एकता थी कि वो भारत सरकार अभी तक इसको होलसेल में प्राइवेटाइज नहीं कर पाई है। छोटी मोटी बातें हुई हैं, वो सब ठीक कर लेते हैं हम लोग समय समय। देखिए सर, आप पर एक बहुत बड़ा ब्लेम लगाया जा रहा है कि अभी आप यहाँ आप लोगों को प्रधानमंत्री ने बुलाया था और जो भारतीय रेल की जो ट्रेड यूनियन है, अभी तक 2 ही उसके आका थे और वहाँ गए थे और आप उस पर UPS पे साइन करके आ गए हैं। देखिए, आपको मैंने शायद पिछली बार भी अपने चर्चा में बताया था कि हमारे मांग Day 1 से, जब से लागू हुई थी, अधिनियम जारी करके लागू हुई थी NPS, तब से इसके खिलाफ हमारी फेडरेशन काम कर रही थी। तत्कालीन हमारे महामंत्री चौबे जी ने तभी पत्र लिखा था जब उनको आशंका थी कि ये नई योजना लागू होने वाली है। लेकिन इसके परिणाम जैसे जैसे आने शुरू हुए, तब लोगों में गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ और हम लोगों ने उस आंदोलन को फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाने का काम किया। और आपको याद होगा, पुरी में हमारा अधिवेशन था अक्टूबर-नवंबर के महीने में 2022 में, और 2023 हमारा 100वां साल था फेडरेशन की स्थापना के बाद का। तो हम लोगों ने सोच समझ कर निर्णय लिया अपने साथियों के सलाह मशवरे से कि 2023 के साल को हम लोग सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए संघर्ष के रूप में मनाने का काम करेंगे। और हमने किया भी। पूरे साल हमने तमाम संगठनों को इकट्ठा किया। जनवरी के महीने में प्यारेलाल शर्मा भवन में नई दिल्ली में बैठक की और सबके साथ मिलकर के हर महीने की 21 तारीख को कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलाया। और 10 अगस्त को रामलीला मैदान में जो जितने लोग इकट्ठे हुए थे, आपने देखा होगा, एक हुजूम था और तमाम नए बच्चे पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। अब सवाल ये है कि पुरानी पेंशन योजना में जो प्रावधान है, उनका अगर हमें कुछ मिल जाता है तो हम एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं ना। अगर हम वहीं अटक जाएं कि भाई जब तक पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी हम आपसे बात ही नहीं करेंगे, तो ये जो सिद्धांत है हम लोगों के लिए हमें ठीक नहीं लगता। हमें ये ठीक लगता है कि जो मिल जाए उसको ज़रूर ले लेना चाहिए और जो बच जाए उसके लिए संघर्ष जारी रखना चाहिए। और इसी सिद्धांत पर फेडरेशन ने हमेशा काम किया है और उसका फल भी हमेशा अच्छा मिला है। अभी जो NPS ये UPS मिला है, इसमें आपने देखा होगा कि जो हमारी मांग है कि लास्ट पे डाउन का 50% पेंशन के रूप में मिले, उस पर DNS रिलीफ मिले, फैमिली पेंशन मिले, साथ में मिनिमम पेंशन की गारंटी हो, ये तमाम चीज़ें उसमें हैं। अब समस्या बची है कि जो हमारा कंट्रीब्यूशन है उसका कितना हिस्सा हमें मिला है। अभी उसका मिला है कुछ हिस्सा, लेकिन हम इसको निश्चित तौर पर जब ये गैजेट नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, इसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी करा करके कोशिश ये की जाएगी भविष्य में कि तमाम जितना पैसा कर्मचारी रहता है उसका तमाम पैसा ब्याज के साथ उसको वापस मिल जाए। जब त्यागी जी हम चलते दूसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो करते हैं उसको डंके की चोट पे करते हैं, हम छिपाते नहीं हैं। हम कर्मचारियों से बात करके करते हैं और कर्मचारियों के सामने बताते हैं। ये हमारा कभी कैरेक्टर नहीं रहा कि हम अंदर जाकर कुछ और बात करके आएँ और कर्मचारियों के सामने आकर के दूसरी बात शुरू कर दें। जो बात प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ करके दोनों संगठनों ने नहीं,
बल्कि नेशनल काउंसिल जीएसएम के तमाम घटक वहाँ मौजूद थे। इसके अलावा सबकी सहमति से हुआ, सबने उस बात की को सराहा कि ये अच्छा फैसला इसको कर लेना चाहिए। और उसमें NFIR भी शामिल था, जो आज की तारीख में चुनाव की वजह से कह रहा है कि नहीं हमें ये मालूम लागू नहीं कराना, हम इससे खुश नहीं है, वो करके दिखाएं, पुरानी पेंशन बाहर करा देते। हमने कभी उनको मैदान में देखा नहीं संघर्ष करते हुए। जब पिछले साल हमने संघर्ष किया, खाली दिखावे के लिए कभी कभी आते झंडे ले करके, अदरवाइज किसी भी संघर्ष में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लिया। अच्छा सर, चलते चलते अब नए मुद्दे क्या हैं जो नए युवा जब लड़ाई को लड़ रहे हैं, युवाओं की लड़ाई को आप लड़ रहे हैं, अब नए मुद्दे क्या हैं? युवाओं की समस्याएं आप जानते हैं, अब देश में बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है कि आबादी बढ़ रही है, पढ़े लिखे एजुकेशन की फैसिलिटी बढ़ी है। आप जहाँ देखें इंजीनियरिंग कॉलेजेज जो है वो गिने चुने हुए हुआ करते थे, आज एक जितने पूरे प्रदेश में होते थे आज के तारीख में एक ज़िले में है। तो पढ़े लिखे बच्चे आगे आ रहे हैं, वो बहुत अच्छी नौकरी नहीं मिलती, कुछ ऐसी नौकरियां जो सरकारी नौकरी छोटी मिलती उसको पकड़ लेते हैं बेचारे। तो उन युवाओं की ये आकांक्षाएं हैं, वो चाहते हैं कि हमें जल्दी प्रमोशन मिले, हमें दूसरी जगहों पर जाने का अवसर मिले, अच्छी नौकरियों में रेलवे की। तो उसके लिए हम लोगों ने GDC का प्रावधान करा है। 50% जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटे की पोस्टें हैं किसी भी ग्रेड की, उनको GDC से भराया जाएगा। जो नीचे ग्रेड में काम करने वाले बच्चे उस शैक्षणिक योग्यता को रखते होंगे, टेक्निकल योग्यता को रखते होंगे, वो इम्तहान देकर के उसमें सीधे प्रमोट हो सकते हैं जी। हम लोग LDC ओपन टू ऑल पर भी काम कर रहे हैं, उस पर भी आशा करते हैं कि चुनाव के बाद उस पर हमें सफलता पूरी मिल जाएगी। उसमें 10% जो हमारे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटे की पोस्टें हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके ये जो भी नीचे किसी भी कैटेगरी में बच्चे काम कर रहे हैं उस योग्यता के हैं, वो उसमें इम्तहान देकर के उसमें पास हो सकते हैं। ये उनकी आकांक्षा है। पेंशन की उनकी आकांक्षा थी, उनकी आकांक्षा प्रमोशन की है, वो भी हम कर रहे हैं। तो ये तमाम काम हम लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी नौकरी की सुरक्षा हो। जो आज की तारीख में बच्चे आ रहे हैं रेलवे की नौकरी में, उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि रेलवे इसी स्वरूप में बनी रहें, और जब वो रिटायर हो तो एक सरकारी संस्थान से रिटायर हो, न कि किसी कंपनी के रेलवे से रिटायर। त्यागी जी, एक अहम क्वेश्चन यहाँ बनता है कि जब आप भर्ती हुए थे उस समय रेल कर्मचारियों की तादाद बहुत बड़े पैमाने पे थी, लेकिन आज आबादी बढ़ रही है, लेकिन रेलवे के जो कर्मचारी हैं उनके आए दिन उनको घटाया जा रहा है, उनको भर्ती नहीं किया जा रहा है। इसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि अब कुछ काफ़ी सारे तकनीकी चेंजेज आ गए हैं। आपने देखा होगा पहले स्टीम इंजन चलता था जिसमें 3 आदमी काम करते थे जी। आज की तारीख में इलेक्ट्रिक इंजन काम कर रहा है, पहले डीजल चला अब इलेक्ट्रिक कर रहा है, उसमें 2 आदमी, एक आदमी तो ऐसे घट गया एक लोको में। और हमारी जो EMU ट्रेन है, सबअर्बन ट्रेन है, उसमें 2 के बजाय 1 आदमी मोटरमैन चला लेता है उसको। तो ये टेक्निकल चेंजेज आए हैं। दूसरे, पहले जो है वो पानी भरता था स्टीम इंजन में एक खास दूरी पर चलने के बाद में, उसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई। डीजल लोगों में डीजल भरने का काम भी पहले होता था, वो भी ज़्यादा दूर होता स्टीम के मुकाबले। अब इलेक्ट्रिक इंजन चलता है, उसमें समस्याएं हैं नहीं। तो बहुत सारे टेक्निकल चेंजेस की वजह से भी कुछ स्टाफ की कमी आई है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि तमाम कोशिशों के बावजूद कुछ काम निजी क्षेत्र में काम करने वाले साथी भी कर रहे हैं। जैसे सफाई का सारा काम करीब निजी क्षेत्र के लोग कर रहे हैं, ठेकेदारी के लोग कर रहे हैं। जो हमारा ऑन बोर्ड सर्विसेज का काम है उसमें भी ज़्यादातर लोग प्राइवेट सेक्टर्स के लोग काम कर रहे हैं, कंपनी के लोग काम कर रहे हैं। जो हमारा खान पान व्यवस्था है वो भी करीब निजी हाथों में है। तो इस तरीके से देखा जाए तो निजी और गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनको मिला करके जो संख्या है वो निश्चित तौर पर करीब वही है। सर, बहुत अच्छी बात आपने कहा। फिर एक बारी सर आप ये बताएं, क्या सर जो चेहरे पे मुस्कुराहट है ये 7-8 तारीख को इसी बरकरार रहेगी या फिर कुछ डामाडोल रहेगा? नहीं, आप ये बात समझ लें कि मैंने आपको बताया कर हम ये संगठन कर्मचारियों का अपना संगठन है, इसके साथ उनका प्यार है, ये उन्हीं के लिए जीता है, उन्हीं के लिए मरता है। तो इसके साथ ही क्या मुझे अपील है मेरे साथियों से कि अपने संगठन को एक इस मजबूती के साथ जिताइए कि जो भी आपकी समस्याएं हैं उनका निराकरण बहुत ज़ोर शोर से हो सके। अगर कोई आसानी से नहीं मान सके तो पूरे संघर्ष के साथ कर सकें। इसलिए इस संगठन को मजबूती के साथ जिताएं, यह मेरी अपील है। और मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये मुस्कान बराबर बनी रहे। सर, एक आपका तकिया कलाम है, वो क्या? वो ये आप हर एक उसमें बोलते हैं, आज शायद आप चूक गए हैं कि भाई हम संघर्षों के आदी हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने। ऑल इंडिया फेडरेशन का जन्म ही संघर्ष के लिए हुआ था। मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि अंग्रेज़ों के ज़माने में 2 तरह के कर्मचारी थे। एक तो भारतीय कर्मचारी थे जो काले लोग थे बेचारे, और एक एंग्लो इंडियन थे और इंग्लिश कर्मचारी थे।
दोनों में बड़ा भेदभाव था। पदोन्नति के साधन अलग थे, तनख्वाहें अलग थी, सुविधाएं अलग थी। उस ज़माने में ARF का जन्म हुआ, तो ये ARF का जन्म ही संघर्ष को लेकर के हुआ है और इसकी यूनियनें भी संघर्ष के लिए पैदा हुई हैं, संघर्ष के लिए हमेशा जीवित भी रहेंगी। तो मैंने आपसे कहा ना कि हमने पिछले साल थोड़ा सा संघर्ष में निकाला, OPS की बहाली के लिए UPS निकाल के लाए, आगे OPS के बराबर और काम करने का काम करेंगे और जो भी समस्याएं उनका संघर्ष के साथ उनको हम लोग ठीक करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। SK त्यागी जी को सुन रहे थे, जो काम करते हैं वही गरजते हैं। एक किसी महापुरुष ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो धाड़ेगा, जो पिएगा वो धाड़ेगा। उसी तरीके से SK त्यागी जी ने NRMU AIRF के अंदर बड़े पैमाने पर काम किया है और जो काम किया है उसको धाड़ रहे हैं। कोई किसी तरीके की कोई कुताही नहीं है, चाहे GM हो, AGM हो या और जो पदाधिकारी हैं, वो अपने काम के बेस पर उनसे काम लेते हैं। कैमरामैन जयराम के साथ मनोज पिप्पल, दिल्ली से।